हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। अगर आप चंडीगढ़ पीआरटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर दें। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कोई इश्यू है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। साथ में हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी एप्लीकेशन फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, हमने चंडीगढ़ पीआरटी के लिए आपके कुछ जो बैचेज हैं वो लॉन्च कर रखे हैं। हमारे 6 सब्जेक्ट का जो बैच है जिसमें हम सोशल साइंस, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और जर्नल अवेयरनेस को विद पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहे हैं। इस बैच को मैं 15 नवंबर तक आपको पीडीएफ फॉर्म में कंप्लीटली प्रोवाइड करवा दूंगा, जिनका आप प्रिंट निकाल सकते हैं और अच्छे से अपना रिवीजन कर सकते हैं। 15 नवंबर तक पीडीएफ फॉर्म के अंदर इसके कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट सिलेबस के जो नोट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, ताकि आप प्रिंट निकाल के जल्दी से जल्दी इनका रिवीजन कर सकें। तो अगर आपने कोर्स को परचेज नहीं किया है तो मात्र 699 रुपए में आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम पढ़ने वाले हैं ऊर्जा के स्रोत के बारे में, यानी कि आपका साइंस का लेक्चर है आज, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं ऊर्जा के स्रोत यानी कि सोर्सेस ऑफ एनर्जी। देखिए, अगर हम ऊर्जा के बारे में बात करते हैं ना तो देखिए, ऊर्जा जो है ना वो हमारे हर तरफ प्रेजेंट है। जैसे कि अगर मैं बोलूं सूर्य में आपकी ऊर्जा प्रेजेंट है, अगर मैं बोलूं बहते हुए जल के अंदर आपकी ऊर्जा प्रेजेंट है, यहाँ तक कि जो आप खाना खाते हैं उससे क्या मिलती है, आपको ऊर्जा मिलती है। अगर मैं पेट्रोल की बात करूं उसमें भी क्या है, आपकी ऊर्जा है। तभी तो क्या है, आपके जो साधन हैं वो चलते हैं ना, जो व्हीकल्स चलते हैं, पेट्रोल है, डीजल है, क्या है, उसके अंदर आपकी ऊर्जा है। तो ऊर्जा जो है वो आपके हर जगह प्रेजेंट है, बस इसके रूप जो है ना वो अलग अलग होते हैं। हमें उन सब चीज़ों के बारे में एकदम डिटेल से समझना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रम के समय कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, देखिए भौतिक और रासायनिक प्रक्रम आया आपके सामने, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि भौतिक और रासायनिक प्रक्रम होते क्या है। आप देखिए, यहाँ पे देखिए आप, जैसे मैंने आपके सामने एक कागज को जलाया है, कागज को मैंने जला दिया। अब जलाने के बाद अगर मैं आपसे बोलूं कि इसे वापस से आप एकदम सेम कागज बना दीजिए, तो आप इसको बना सकते हैं? आई थिंक आप सभी का आंसर क्या होगा कि हम इसको नहीं बना सकते हैं, है ना। तो ये जो होता है ना, ये आपका रासायनिक प्रक्रम है। जो आपके रासायनिक प्रक्रम जो होता है ना, रासायनिक जो प्रक्रिया होती है, रासायनिक जो चेंज होता है, उसके अंदर आप किसी भी पदार्थ को वापस से, अगर आपने जैसे जला दिया ना, तो जलाने के बाद आप वापस से उसे, उसकी जो ओरिजिनल फॉर्म है ना उसके अंदर कभी भी लेके नहीं आ पाएंगे। एक नया पदार्थ बन जाता है। जैसे आपने कागज को जलाया, क्या बन जाएगी, इसकी राख बन जाएगी। तो राख क्या है, एक न्यू प्रोडक्ट है। तो जो रासायनिक जो परिवर्तन होते हैं ना, इनके अंदर आप जो प्रोडक्ट है वो न्यू बनता है। आप उसको वापस से जो उसका ओरिजिनल था ना स्टार्टिंग में, उसमें आप परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। इन्हें बोला जाता है रासायनिक प्रक्रम, ठीक है। और एक आप इधर देखिए, आपने क्या किया, पानी को गर्म किया। तो जैसे आपने पानी को गर्म करना स्टार्ट किया, पानी में क्या बदल गया, पानी भाप में बदलने लग गया। तो अगर अब मैं वापस आपसे बोलूं कि ये जो भाप है ना, इस भाप को आप वापस से किस में बदलिए, पानी के अंदर बदलिए, तो आप बदल दोगे? हाँ, इजी है भाई। आप क्या करोगे, जहां ये भाप जा रही है, भाप के ऊपर एक बर्तन को और रख दीजिए आप, और आप प्रैक्टिकली ये चीज अपने घर पे करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो भाप है ना वो इस बर्तन के ऊपर जमा हो जाएगी और वापस से क्या बन जाएगी, आपकी जो बूंदे हैं ना, जो जल है ना, उसके अंदर परिवर्तित हो जाएगी और वापस से फिर से पानी इकट्ठा हो जाएगा। तो ये जो प्रक्रम है ना, इसको बोला जाता है भौतिक, यानी जिसके अंदर जो आपका पदार्थ है ना उसके अंदर चेंजमेंट नहीं होता है, कोई भी न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता है। आप स्टार्टिंग में बस सिर्फ इतना ही बेसिक याद रखिए। तो ये होते हैं आपके भौतिक परिवर्तन।
और ये होते हैं आपके रासायनिक परिवर्तन। जैसे मैं बोलूं दही का जमना है, आपने दही को जमाया, तो दही किससे जमाया आपने? दूध से जमाया था ना। तो अब मैं बोलूं ये दही बन चुका है, दही को आप वापस से किस में बदल दीजिए? दूध में बदल दीजिए। तो आप बदल दोगे? नहीं बदल सकते। तो ये क्या है? ये आपका रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि आप इसको वापस से उसी फॉर्म के अंदर नहीं ले जा सकते। अगर मैं आपसे बोलूं बर्फ है, तो बर्फ को आपने पानी में बदल दिया, और मैं बोलूंगा भाई पानी को वापस से आप बर्फ में परिवर्तित कीजिए, आप कर दोगे? क्या करोगे? फ्रिज में रख दो, वापस क्या बन जाएगी? आपकी बर्फ बन जाएगी। तो ये क्या है? ये आपका भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वापस से आप उस प्रोडक्ट को उसकी जो ओरिजिनल फॉर्म थी ना उसके अंदर वापस लेके आ गए। तो ये बेसिक चीजें हैं, इनको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यदि किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रम के समय कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, कुल ऊर्जा संरक्षित का मतलब ये है कि जो ऊर्जा है ना वो ना ही आपकी नष्ट हो रही है और ना ही आपकी बन रही है, वो एग्जैक्ट सेम है, जितनी थी उतनी ही है। तो जो कुल ऊर्जा है ना वो संरक्षित रहती है, बची रहती है। तब हम क्यों ऊर्जा संकट के विषय में इतना सुनते रहते हैं? भाई यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि वो ये कहना चाह रहा है, अगर आपकी जो कुल ऊर्जा है हमेशा संरक्षित रहती है तो हम क्यों बात करते हैं कि ऊर्जा का संकट आ रहा है, धीरे धीरे ये चीजें खत्म होती चली जाएंगी, हमें कुछ विकल्प सोचने की जरूरत है। तो हम इन चीजों के बारे में डिस्कशन क्यों करते हैं? अगर आपकी कुल ऊर्जा हमेशा बची रहती है, वो नष्ट ही नहीं होती, तो हम इन चीजों के बारे में सोचते क्यों हैं? तो देखिए आगे आप, ऊर्जा को यदि न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही वह नष्ट होती है, तो हमें कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। भाई ये स्टेटमेंट आपने हर जगह पढ़ी होगी, ऊर्जा संरक्षण का नियम जिसे बोलते हैं ना, ऊर्जा का न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ऊर्जा को और न ही हम ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं, बस इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इसे क्या कहा जाता है? आपके ऊर्जा का संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, आप ये भी बोल देते हैं। तो अगर ऐसा है तो हमें तो चिंता ही नहीं होनी चाहिए। अगर हमें चिंता नहीं होनी चाहिए ना, सीधी और सिंपल सी बात है, तो हमें ऊर्जा के साधनों की चिंता किए बिना असीमित क्रियाकलाप करने में सक्षम होना चाहिए। भाई आप ये मानिए कि आपने अपने व्हीकल के अंदर पेट्रोल डलाया, तो पेट्रोल क्या है? आपका ईंधन है, और ईंधन से क्या मिल रही है? आपको ऊर्जा मिल रही है। तो सीधा और सिंपल सा है, आपने एक बार डलवा लिया तो वो तो हमेशा रहना चाहिए ना उसके अंदर। आपके जो व्हीकल है वो तो परमानेंट चलता रहना चाहिए, वो तो पेट्रोल है आपका खत्म ही नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं जो कुल ऊर्जा होती है ना वो आपकी संरक्षित होती है, और पेट्रोल में तो आपकी ऊर्जा है ही। तो इसलिए बताया गया है कि हमें ऊर्जा के साधनों की चिंता किए बिना असीमित क्रियाकलाप करने में सक्षम होना चाहिए, है ना? आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, एकदम बेसिक से, ठीक है। आगे बढ़िए। इस पहेली को हल किया जा सकता है, यानी कि जो क्वेश्चंस हमारे माइंड में चल रहे हैं ना हम उनको हल कर सकते हैं। कैसे? ऊर्जा के विविध रूप हैं तथा ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये छोटी छोटी स्टेटमेंट है, ये अगर आपसे वो स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन पूछ लेगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये छोटी छोटी स्टेटमेंट है, उनको आप याद रखिएगा कि ऊर्जा के क्या होते हैं? विविध रूप होते हैं, तथा ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप के अंदर क्या कर सकते हैं? हम परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा आप। जैसे पीछे स्टेटमेंट थी कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उसे उत्पन्न किया जा सकता है। भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रम के समय कुल ऊर्जा क्या रहती है? आपकी संरक्षित रहती है। तो ये छोटी छोटी स्टेटमेंट है जिनको आपको याद रखना है, और अगर आपसे ये स्टेटमेंट के रूप में पूछी गई ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आपको ये याद नहीं है तो, ठीक है। अब देखिए, अब हमने क्या बोला यहाँ पे कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है, यही बोला ना। तो अब आप एग्जाम्पल देखिए इसका एक। भाई आप ऐसे समझिए, ये टेबल है आपकी, और इस टेबल के ऊपर मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे कोई भी एक वस्तु रख रखी, मान लो किताब रख रखी है, तो ये किताब किस ऊर्जा में है? भाई स्थितिज ऊर्जा में है ना, यानी इसकी एक स्थिति है, ये एकदम विराम अवस्था के अंदर है, यानी कि इसके अंदर क्या है? इसकी एक स्थितिज ऊर्जा है। आप समझ गए होंगे। तो अब देखिए एग्जाम्पल को, यदि हम किसी प्लेट को ऊंचाई से गिराएं तो प्लेट की स्थितिज ऊर्जा का अधिकांश भाग फर्श से टकराने से पहले किस में बदल जाएगा? आपकी ध्वनि ऊर्जा में बदल जाएगा। तो जो आपकी स्थितिज ऊर्जा थी ना किस में बदल गई? आपकी ध्वनि ऊर्जा के अंदर बदल गई। तो यहां पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जब ऊर्जा जो होती है ना उसके विविध रूप होते हैं, और हम क्या कर सकते हैं? ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे जो स्थितिज ऊर्जा थी ये किस में बदल गई? आपकी ध्वनि ऊर्जा में बदल गई। और जब हम इसको, मान लो ये बुक है और इसको मैं गिराऊंगा तो ये स्थितिज ऊर्जा किस में बदलेगी? आपकी गतिज ऊर्जा में भी बदलेगी, यानी कि गति करना भी स्टार्ट किया, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें आप एकदम बेसिक से याद रखिए। आगे बढ़ते हैं।
यदि हम किसी मोमबत्ती को जलाते हैं तो प्रक्रम अत्यधिक उष्माक्षेपी होता है। उष्माक्षेपी का मतलब क्या है? जिसमें से ज्यादा उष्मा निकले। एक होता है आपका उष्मा शोषी, ठीक है, उष्मा शोषी होता है। उष्मा शोषी का मतलब होता है जहां पे उष्मा का ग्रहण किया जाता है और एब्जॉर्ब किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है? आपकी एक्सो हो रही है, यानी कि उष्मा छेपी है, आपकी जो उष्मा है ना वो निकल रही है। आप एब्जॉर्ब, आप ग्रहण नहीं कर रहे हो, आप दे रहे हो उष्मा। तो जब मोमबत्ती को जलाते हैं तो यह प्रक्रम अत्यधिक उष्मा छेपी होता है। भाई आप खुद बताइए ना, जब आपने मोमबत्ती को जलाया, जब आप मोमबत्ती को जलाते हैं तो आपको उष्मा मिलती है ना। आप इसके पास आके खड़े हो गए और आपने हाथ सेकने लग गए तो आपको उष्मा मिल रही है, ताप आपको मिल रहा है, साथ में क्या मिल रहा है? आपको प्रकाश भी मिल रहा है। तो देखिए एक मोमबत्ती कितनी ऊर्जा दे रही है। और अगर परिवर्तन की बात करें तो कैसा परिवर्तन है? आपका भौतिक परिवर्तन होगा, क्योंकि मोमबत्ती को जलाने के बाद मान लो आप ऐसा करिए, जैसे मोमबत्ती अगर खत्म हो गई ना तब तो ये रासायनिक होगा। लेकिन हम अगर मोम की बात करें ना तो मोम को आप वापस किस में बदल सकते हैं? मोमबत्ती में बदल सकते हैं। तो मोम का वापस से मोमबत्ती में बदलना क्या होगा? आपका भौतिक परिवर्तन होगा। दोनों में डिफरेंस को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब इस प्रकार जलने पर मोम की जो रासायनिक ऊर्जा है ना वो उष्मीय ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अब आप खुद बताइए, जब आपने मोमबत्ती को जलाया तो जलाने में क्या हुआ? रासायनिक ऊर्जा निकली। भाई जलाना क्या है? आपके रासायनिक प्रक्रम है ना, तो रासायनिक ऊर्जा निकली और वो क्या निकली? आपको उष्मा देगी। आपने यहाँ पे हाथ सेकने स्टार्ट कर दिए तो आपको ताप मिलेगा, तो उष्मा भी निकली उसमें से, और साथ में मोमबत्ती जलाने पर क्या मिलता है? आपको प्रकाश भी मिलता है। तो मोम की जो रासायनिक ऊर्जा थी वो किस में बदल गई? आपकी उष्मीय ऊर्जा में तथा प्रकाश ऊर्जा के अंदर। और यही चीज बताई गई है कि क्या होती है, जो ऊर्जा है वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है, की जा सकती है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी भी भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रम में कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। स्टेटमेंट है, आपको याद रखनी है कि किसी भी भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रम में कुल ऊर्जा क्या रहती है? अपरिवर्तित रहती है। परंतु यदि हम जलती हुई मोमबत्ती पर पुनः विचार करें तो क्या हम किसी भी प्रकार से अभिक्रिया में उत्पन्न उष्मा और प्रकाश को अन्य उत्पादों के साथ मिलाकर मोम के रूप में रासायनिक ऊर्जा को वापस प्राप्त कर सकते हैं? देखिए इस स्टेटमेंट में क्या कहा गया था कि मोम की जो रासायनिक ऊर्जा है ना किस में बदल जाएगी? आपकी उष्मीय ऊर्जा में और प्रकाश ऊर्जा में। अब यहां पे बोल रहा है कि आप प्रकाश ऊर्जा और उष्मीय ऊर्जा जो बन चुकी है इसको वापस से इकट्ठा करके आप जो मोम की रासायनिक ऊर्जा है उसमें वापस लेके आ सकते हैं। इस बारे में यहाँ पे आपकी बात की गई है। तो इसलिए बोला गया है कि किसी भी भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रम में जो कुल ऊर्जा होती है ना वो आपकी अपरिवर्तित होती है। आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए 100 ml जल लेते हैं आप। कितने ml? 100 ml जल लेते हैं जिसका ताप 348 केल्विन है, यानी कि 75 डिग्री सेल्सियस। अच्छा आप याद रखिएगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस है ना, इसकी वैल्यू होती है 273.15 केल्विन। और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ 273 केल्विन भी मिल जाए ना तो ये भी आपका सही है। याद रखिएगा, ये भी आपका क्या है? ये भी आपका सही है। याद रखिएगा आप, ठीक है। और इसे किसी कमरे में रखा रहने देते हैं जिसका ताप क्या है? आपका 298 केल्विन है। तो देखिए आप जैसे 25 डिग्री सेल्सियस है, इसको आप काउंट करें। जैसे यहाँ पे 75 डिग्री था तो 75 डिग्री में आप क्या जोड़ेंगे? 273 जोड़ेंगे, या 15 कर दीजिए ऐड, या नहीं किए तो मत भी कीजिए, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने बताया ना ये भी सही है आपका। तो टोटल कितना बनेगा? ये 348 केल्विन बन जाएगा ना। तो आप ये भी याद रखना, जब हम डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो हम जो सेल्सियस होता है ना उसके अंदर 273 केल्विन को ऐड कर देते हैं, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस की जो वैल्यू होती है वो आपकी 273.15 केल्विन होती है, या फिर आप 273 केल्विन भी बोल सकते हैं। याद रखिएगा आप, ठीक है। कुछ समय पश्चात क्या होगा? भाई आपका 348 केल्विन था जो जल का ताप था, ठीक है, और आपने उसको किसी कमरे में रख दिया जिसका ताप कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या ऐसा कोई उपाय है कि जिसके द्वारा पर्यावरण में लुप्त हुई समस्त उष्मा को एकत्र करके जो जल एक बार ठंडा हो गया उसे गर्म किया जा सकता है? भाई आपने यहाँ पे जो जल था वो गर्म था, कितना ताप था? 348 केल्विन, यानी 75 डिग्री सेल्सियस था। तो इसमें से उष्मा निकल रही थी, भाप निकल रही थी। तो ये पूछ रहा है कि ऐसा किया जा सकता है, इस वापस जो उष्मा जो निकली थी इसको हम इकट्ठा करके और वापस से इस जल को क्या कर दें? हम गर्म कर दें। क्या ऐसा किया जा सकता है? ये चीज यहां पे आपसे पूछी गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे प्रत्येक उदाहरण के बारे में, अच्छा एक चीज आपको मैं यहां पे और बता देता हूं। देखिए हम जब फारेनहाइट, केल्विन या सेल्सियस की बात करते हैं ना तो यहां पे तो आपको तो पता चल गया भाई, जो 0 डिग्री सेल्सियस है उसकी वैल्यू कितनी है? 273.15 केल्विन है,
यानी कि आप केल्विन को सेल्सियस में बदल सकते हैं और सेल्सियस को केल्विन में बदल सकते हैं यहां से। लेकिन अगर मैं फ़ारेनहाइट की बात करूं तो आप कैसे बदलेंगे? तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, और फॉर्मूला क्या है ये याद रखिए आप, F-32 अपॉन में 9 इज इक्वल टू C/5। इस फॉर्मूले को आप 100% याद रखिएगा। न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले से आपका आ सकता है। C का मतलब आपका सेल्सियस हो गया, F का मतलब हो गया आपका फ़ारेनहाइट, -32 अपॉन में 9 इज इक्वल टू C/5। ये फॉर्मूले को आप याद रखिएगा, ठीक है। और केल्विन के लिए आप इसको याद रखिए कि जब भी सेल्सियस से केल्विन में करवाए तो आप 273.15 को ऐड कर देंगे, याद रखिएगा आप, ठीक है। तो आगे देखते हैं। ऐसे प्रत्येक उदाहरण के बारे में विचार करने पर हम क्या पाते हैं? हम पाते हैं कि प्रयोज्य रूपीय, या प्रयोज्य का मतलब होता है यूजेबल फॉर्म, यानी कि ऊर्जा का वो रूप जिसे आप जो यूज करने लायक हो, जिसे आप प्रयोग कर सकें, वो होता है प्रयोज्य। हिंदी में अगर हम बात करें तो यानी कि यूजेबल फॉर्म, जिसका आप यूज कर सको। तो ऐसे प्रत्येक उदाहरण के बारे में विचार करने पर हम पाएंगे कि प्रयोज्य रूप यानी कि यूजेबल फॉर्म में उपलब्ध ऊर्जा चारों ओर के वातावरण में अपेक्षाकृत कम प्रयोज्य रूप में क्षयित हो जाती है। यानी कि कहीं ना कहीं क्या होती है, आपकी कुछ मात्रा में नष्ट हो जाती है, क्षय हो जाती है, खराब हो जाती है, यानी कि यूज हो जाती है, आप ऐसा मानिए, ठीक है। तो अतः कार्य करने के लिए जिस किसी ऊर्जा के स्रोत का उपयोग करते हैं वह उपभुक्त हो जाता है और उसका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता। उपभुक्त का मतलब होता है वो प्रयोग हो जाता है, उसी समय उसका यूज हो जाता है, तो उसका हम दोबारा पुनः उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये वाली याद रखिएगा कि कार्य करने के लिए जिस किसी ऊर्जा के स्रोत का हम प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, वह उपभुक्त हो जाता है, यानी कि उसका कुछ ना कुछ भाग क्या होगा, आपका प्रयोग हो जाएगा और उसका हम पुनः से प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इस स्टेटमेंट को आप याद रखिएगा, इस फॉर्मूले को आप याद रखना और इस वाले फॉर्मूले को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी हम बेसिक को पढ़ रहे हैं कि ऊर्जा को लेकर हमारे माइंड में कौन कौन सी चीजें आती हैं, हम किस तरह से चीजों के बारे में सोचते हैं, वो चीजें हैं ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या है? भाई ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया कि भाई ऊर्जा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी ऊर्जा आपकी उत्तम है, अगर मैंने आपसे पूछा पेट्रोल अच्छा है या फिर डीजल अच्छा है, या फिर जो मिट्टी का तेल है वो अच्छा है, या फिर हम मोमबत्ती को जलाते हैं उससे जो ऊर्जा मिलती है वो अच्छी है, तो यहाँ पे हम उन चीजों की बात करेंगे कि वो जो ऊर्जा का उत्तम स्रोत है ना वो है क्या, किस चीज को हम ऊर्जा का उत्तम स्रोत माने। तो बताइए आप। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। किसे ऊर्जा का अच्छा स्रोत माना जाए? दैनिक जीवन में कार्य करने के लिए हम ऊर्जा के विविध स्रोतों का उपयोग करते हैं। जैसे रेलगाड़ियों को चलाने के लिए हम डीजल का यूज करते हैं, सड़कों के लैंपों को दीप्तिमान बनाने में विद्युत का उपयोग करते हैं। अब देखिए सड़कों के लैंप को दीप्तिमान अगर आपको याद हो ना, ये साइंस का ये वर्ड मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। दीप्तिमान का मतलब क्या होता है? दीप्ति यानी कि वो चीज जो आपकी प्रकाश दे, प्रकाश देने की रोशनी दे, वो चीज आती है आपके दीप्तिमान के अंदर। तो सड़कों के लैंपों को जलाने के लिए, दीप्तिमान करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए हम क्या करते हैं? विद्युत का यूज करते हैं। साइकिल से विद्यालय जाने में आप आपकी जो पेशीय ऊर्जा है उसका यूज करते हैं। ये याद रखिएगा आप। जैसे साइकिल से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साइकिल से आप विद्यालय जाते हैं तो आपकी कौन सी ऊर्जा नष्ट होगी? आपकी जो पेशीय ऊर्जा है ना उसका यूज करेंगे हम। सड़कों के लैंपों को जलाने के लिए विद्युत ऊर्जा का यूज करते हैं। रेलगाड़ियों को चलाने में हम डीजल का यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। मेनली साइकिल से वाली है जो पेशीय ऊर्जा है ना, इसको याद रखिएगा आप, ठीक है। बाकी तो आपके लिए इजी होंगी। आगे बढ़ते हैं। शारीरिक कार्यों को करने के लिए पेशीय ऊर्जा, भैया आ गया ना। जब आप विद्यालय जाते हैं तो आप पेशीय जो होती है ना आपकी, उसी से तो साइकिल चलाते हैं ना, पेशियों से, पेशियों की हेल्प से, तो पेशीय ऊर्जा। विविध वैद्युत साधयंत्रों को चलाने के लिए विद्युत ऊर्जा। साधयंत्रों का मतलब होता है साधन, कि विद्युत से चलने वाले काफी साधन हैं, तो आप क्या यूज करेंगे? विद्युत ऊर्जा का यूज करेंगे। भोजन पकाने अथवा वाहनों को दौड़ाने के लिए रासायनिक ऊर्जा। ये सभी ऊर्जाएं किसी न किसी ऊर्जा स्रोत से हमें प्राप्त होती है। हमें यह जानना आवश्यक है कि ऊर्जा को उसके प्रयोज्य यानी कि यूजेबल फॉर्म के रूप में प्राप्त करने के लिए आवश्यक स्रोत का चयन किस प्रकार से हम कर सकते हैं। ये चीजें हमें जानने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ कार्यों को करने के लिए किसी विशेष ऊर्जा स्रोत अथवा ईंधन का चयन अनेक कारकों पर निर्भर करता है। देखिए जब भी आप किसी काम को करते हैं
तो आप चूज करते हैं कि इस कार्य को मैं किस ऊर्जा स्रोत की सहायता से करूं। तो जब भी हम किसी कार्य को करते हैं ना, तो कुछ कार्यों को करने के लिए किसी विशेष ऊर्जा स्रोत अथवा ईंधन का चयन अनेक कारकों के ऊपर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए किसी ईंधन का चयन करते समय हम स्वयं से निम्न प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। जैसे देखिए, आपको गाड़ी लेनी है, अब गाड़ी लेनी है तो आप गाड़ी चलाएंगे, सीधा और सिंपल सा है। तो गाड़ी लेते समय आप क्या सोचेंगे कि मैं पेट्रोल की गाड़ी लूं या फिर डीजल की गाड़ी लूं, या फिर छोड़ो अब तो सीएनजी आ गई, मैं सीएनजी की गाड़ी लूं। तो आपने क्या किया, आपने विचार किया। तो इसी तरीके से जब आप किसी भी ईंधन का चयन करते हैं ना, तो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं। कौन से क्वेश्चन पूछेंगे कि यह दहन में कितनी ऊष्मा मुक्त करेगा, यानी कि जब मैं इसको जलाऊंगा तो कितना मुझे फायदा है कि ये एंड तक जले, इसका कोई भी पार्ट आपका क्या ना हो, खराब ना हो, मिस ना हो, कुछ भी बचे ना, कंप्लीटली अच्छे तरीके से मैं उसका यूज कर सकूं। तो यह दहन में कितनी ऊष्मा मुक्त करता है, ये इस चीज के बारे में हम सोचते हैं। क्या यह अत्यधिक धुआं उत्पन्न करता है, इस चीज के बारे में हम सोचते हैं। और क्या यह आसानी से उपलब्ध है, इस चीज के बारे में हम सोचते हैं। देखिए, ये चीज तो हम 100% सोचते ही सोचते हैं। भाई कोई चीज हमें आसानी से मिल जाएगी, उसी चीज को हम ज्यादा यूज करेंगे ना। आप मोबाइल फोन खरीदते हैं, तो मोबाइल फोन खरीदते समय आप ये सोचते हैं क्या आसपास इसका सर्विस सेंटर है। आप उसी मोबाइल को लेना पसंद करेंगे जिसका आसपास सर्विस सेंटर हो। क्यों? क्योंकि अगर उसमें कोई खराबी आ जाती है तो आप आसानी से जाकर उसको सही तो करवा सकते हैं। आपने ऐसा फोन ले लिया कि आप यहाँ पे कहीं पे भी रहते हैं और उसका सर्विस सेंटर यहाँ से 200, 300, 400 किलोमीटर दूर है, आप ऐसा फोन क्यों लेंगे? अगर कोई खराबी आती है तो आप वहां पे थोड़ी ना जाएंगे। तो चीजें आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। क्या वह अत्यधिक धुआं उत्पन्न करता है, यानी कि वो प्रदूषण वाला चीजें नहीं होनी चाहिए। आप प्रदूषण के बारे में यानी कि पर्यावरण के बारे में भी सोचते हैं, और उसमें कितनी ऊष्मा मुक्त होती है, यानी कि कितना अच्छे तरीके से आप उसका यूज कर सकते हैं, आप इस चीज के बारे में भी सोचते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार अब हम यह कह सकते हैं कि एक उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है, यानी कि अब हम कंक्लूजन पे उतर गए हैं, ठीक है। अब हम निष्कर्ष निकालेंगे कि अब हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं या कह सकते हैं कि एक उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है जो प्रति एकांक आयतन और प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे। देखिए वही बात आ गई ना, यानी कि जिसका आप ज्यादा से ज्यादा यूज कर सके। प्रति एकांक आयतन का मतलब हो गया पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। और प्रति एकांक अगर मैं द्रव्यमान की बात करूं ना, तो इसका मतलब होगा मास पर यूनिट, मास पर यूनिट। ये ज्यादा से ज्यादा आपके काम आ सके, यानी कि कुछ भी इसमें शेष ना रहे। तो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, ये ज्यादा से ज्यादा काम आए, सरलता से सुलभ हो। सुलभ का मतलब क्या हो गया, यानी कि आप आसानी से इसके पास पहुंच सके, उपलब्ध हो सके, भंडारण तथा परिवहन में आसान हो, ये चीज भी आप देखते हैं। और कदाचित यानी कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वह सस्ता भी होना चाहिए। भाई आपके लायक वो तभी बनेगा ना जब आप उसको खरीद सकें, आप उस तक पहुंच सके, आप उसको यूज तभी कर पाएंगे ना जब वो आपके लिए सस्ता होगा, आपके लिए यूजेबल होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये सारे हो गए ऊर्जा के स्रोत। उत्तम ऊर्जा स्रोत क्या है, कौन कौन सी कंडीशंस हैं, तो याद रखिएगा। प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, सरलता से सुलभ हो जाए यानी कि प्राप्त हो जाए, भंडारण तथा परिवहन क्या हो, उसका आसान हो, और सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वह सस्ता भी होना चाहिए। याद रखिएगा। और ये मास पर यूनिट होता है आपका प्रति एकांक द्रव्यमान, और प्रति एकांक आयतन होता है पर यूनिट वॉल्यूम। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपके ऊर्जा के स्रोत होते हैं, जैसे कोयला है, कोयला से हमें ऊर्जा मिलती है ना, तो कोयला क्या है, ऊर्जा का स्रोत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्या है, आपका ऊर्जा का स्रोत है। जल क्या है, बिल्कुल आपका ऊर्जा का स्रोत है, क्योंकि जल से भी हम क्या बनाते हैं, आपका विद्युत बनाते हैं ना, तो ऊर्जा मिलती है हमें। नाभिकीय ऊर्जा बिल्कुल स्रोत है। पवन ऊर्जा, हाँ पवन चक्कियां हैं, आपके राजस्थान में मिल जाएंगी और गुजरात में मिल जाएंगी आपको, ठीक है। राजस्थान और गुजरात के अंदर पवन चक्कियां है ना, क्योंकि वहां पे पवन ज्यादा चलती है समुद्र के किनारे, तो पवन चक्कियां वहां पे लगी हुई हैं, तो ये भी सही है, आपका ऊर्जा का स्रोत है। अब देखिए यहां से आप इस डायग्राम से देखिए, आप इस सर्कल से देखिए, आप सबसे ज्यादा ऊर्जा का जो स्रोत है ना, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है प्रेजेंट में, किससे मिलती है, कोयले से। ये लाल वाला क्या है, आपका कोयले का पार्ट है। सेकंड पे देखते हैं ना, तो सेकंड पे आपका पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आ गई, हरे वाला आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम जल की बात करें ना, तो फिर मिलता है हमें जल से, यहां से, ठीक है। और देन अगर आगे बात करें तो नाभिकीय ऊर्जा, और फिर अगर हम बात करते हैं तो लास्ट में आती है आपकी पवन ऊर्जा, ये वाली, ये आपका पवन ऊर्जा वाला पार्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला ये पार्ट हो गया, जिसे लाल वाला कोयला हो गया। उसके बाद सेकंड पे आपका क्या हो गया, हरे वाला, यानी कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। उसके बाद आपका जल आ जाता है,
थर्ड पे और फोर्थ पे क्या है आपकी नाभिकीय ऊर्जा, और फिफ्थ पे क्या है आपकी पवन ऊर्जा। तो ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी है। आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि सबसे ज्यादा यूज होता है ना ऊर्जा के स्रोत के रूप में वो है आपका कोयला, ये याद रखिएगा। और सबसे कम अगर पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे, पवन, ठीक है। लेकिन कोयले को आप 100% याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा आपका कोयले का यूज होता है, याद रखिए आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के बारे में। तो देखिए पारंपरिक स्रोत के बारे में मैं आपसे पहले भी बात कर चुका हूं कि आपको इसको किस तरह से याद रखना है। परंपरा, सिद्धांत हमने पढ़े होंगे, यानी कि हमारी कुछ परंपराएं हैं, हमारी संस्कृति है, और वो क्या है, वो बहुत पुराने समय से चलती हुई आ रही हैं। यानी कि वो सारे के सारे ईंधन जिनका हम बहुत पहले से यूज करते आ रहे हैं, क्या है आपके पारंपरिक स्रोत हैं। और एक होता है आपका अपारंपरिक। अपारंपरिक का मतलब क्या हो गया, यानी कि न्यू वाले, जितने भी न्यू वाले होंगे ना वो सारे के सारे अपारंपरिक में आएंगे। अब जैसे सौर ऊर्जा है, भाई सूर्य तो आपको लाखों वर्षों से है ना, लेकिन हमने सौर सेल कब बनाना सीखा, अभी बनाना सीखा है। अब समझ में आया कि जो सूर्य की ऊर्जा है ना उसका हम यूज भी कर सकते हैं। ये क्या है, ये आपकी नई वाली चीजें हैं, तो ये आपके अपारंपरिक के अंदर आएंगे, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। लेकिन ऊर्जा के पारंपरिक में कौन आएंगे, जो आपके पुराने समय से चलते आ रहे हैं। जैसे पेट्रोल हो गया, हमें पुराने समय से पता है इसके बारे में। आपका कोयला हो गया, इसके बारे में हमें पुराने समय से, भाई पहले कोयले का खनन होता था पुराने समय में भी, ठीक है। तो कोयले से ऊर्जा उत्पन्न की जाती थी, और आज भी हम सबसे ज्यादा किस पे निर्भर हैं, आपके कोयले पर निर्भर है। तो हम पढ़ेंगे ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के बारे में। तो देखिए जीवाश्म ईंधन, सबसे पहले हम समझेंगे जीवाश्म ईंधन को। तो प्राचीन काल में उसमें ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य जो स्रोत था ना वो लकड़ी था। प्राचीन काल में उसमें ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य यानी जनरल तौर पे जब यूज करते थे ना तो किसका करते थे, आप लकड़ी का यूज करते थे। कुछ सीमित क्रियाकलापों के लिए आप पवन तथा बहते जल की ऊर्जा का भी उपयोग किया जाता था। बहते जल की ऊर्जा का कैसे, भाई आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आप नाव का यूज करते थे। तो नाव किस पे चलेगी, आपके बहते हुए जल के ऊपर चलेगी, तो आपने यूज कर लिया। पवन का यूज कैसे, भाई आपको सीधा और सिंपल सा है, हम पढ़ चुके हैं, साइंस में भी पढ़ चुके हैं, आप एसएसटी के अंदर भी पढ़ चुके हैं कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे बोलते हैं ना गेहूं, जो गेहूं होते हैं, गेहूं से डंठल को जब हम अलग करते हैं तो हमारे घर पे आज भी क्या करते हैं, हम पवन का हेल्प लेते हैं, यानी कि वायु की हेल्प लेते हैं। बोलते हैं ना गेहूं को बरसाना, अगर हम देसी लैंग्वेज में यूज करें तो जब हम गेहूं को बरसाते हैं ताकि उससे जो अशुद्धियां होती है ना वो आपकी हवा के साथ दूसरी जगह चले जाएं, दूसरी जगह पे चली जाएं, और जो शुद्ध गेहूं है वो आपका नीचे इकट्ठा हो जाता है ना। तो इसलिए हमने किसका यूज किया, पवन ऊर्जा का भी, और बहते हुए जल का उपयोग भी किया जाता था। ऊर्जा के स्रोत के रूप में कोयले के उपयोग ने औद्योगिक क्रांति को संभव बनाया, ये याद रखिएगा कि औद्योगिक क्रांति को किसने संभव बनाया था, किसकी हेल्प से संभव हो पाई थी, कोयले के उपयोग से हुई थी। किसके उपयोग से, कोयले के उपयोग से। बढ़ते हुए उद्योगों ने समस्त विश्व में जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि कर दी। भाई जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि मतलब क्या हो गया, यानी कि आपका जो जीवन जीने की जो प्रणाली है ना, जो स्टाइल है ना, वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इसके कारण विश्व में ऊर्जा की मांग में भी आश्चर्यजनक दर से वृद्धि हो रही है। भाई जीवन की गुणवत्ता, अब आप एक बात समझिए, एक रूम है या एक घर है जिसमें 4 लोग रह रहे हैं, तो पहले क्या होता था कि चारों लोग एक रूम में सो जाते थे, एक फैन चल रहा है आपका। लेकिन अब क्या है, भाई 4 लोग हैं तो ठीक है, चारों अलग अलग रूम में सो रहे हैं, और सभी रूम के अंदर अलग से क्या चल रहा है, आपका एसी चल रहा है या फिर आपका फैन चल रहा है, टीवी अलग रूम से अलग तरह से चल रहा है, जो आपकी लाइट है उसका यूज हो रहा है, चारों रूमों में अलग अलग। तो क्या हुआ, विश्व में ऊर्जा की जो मांग है ना उसमें भी क्या हुई, आपकी आश्चर्यजनक दर से क्या हुई, आपकी वृद्धि हुई है। जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि हुई तो जो ऊर्जा की मांग है उसमें भी आपकी वृद्धि हो गई, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ऊर्जा की बढ़ती मांग की अधिकांश पूर्ति जीवाश्म ईंधन कौन कौन, आपके कोयला तथा पेट्रोलियम से की जाती थी, याद रखिएगा। पहले के समय की बात हो रही है कि ऊर्जा की बढ़ती मांग की जो अधिकांश पूर्ति है ना, किससे, आपके जीवाश्म ईंधनों से। तो कोयला और पेट्रोलियम किस में आ गए, आपके जीवाश्म ईंधनों के अंदर आ गए, आप याद रखिएगा। तो मांग में वृद्धि के साथ साथ इन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने के लिए प्रौद्योगिकियों में भी विकास किए गए। प्रौद्योगिकी मतलब क्या हो गया, आपकी टेक्नोलॉजी, यानी कि ज्यादा अच्छे से हम यूज कर सके चीजों का। तो आपने क्या किया, टेक्नोलॉजी जो होती है उसके अंदर भी क्या किया, विकास किया। पर जैसे जैसे समय बदलेगा टेक्नोलॉजी तो वैसे भी विकसित होती है, तो जो टेक्नोलॉजी है उसमें भी विकास हुआ। परंतु ये ईंधन करोड़ों वर्षों में बने हैं तथा अब केवल इनके सीमित भंडार ही शेष हैं। तो जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं। आ गया ना एक नया वर्ड, अनवीकरणीय। नवीकरणीय वो होता है जो अपने आप दोबारा बन जाता है, जैसे सौर ऊर्जा है,
तो सौर ऊर्जा कभी खत्म थोड़ी ना होगी, ये तो आपको मिलती रहेगी। तो क्या है, ये नवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, पवन ऊर्जा है, क्या है आपकी नवीकरणीय स्रोत है। लेकिन अनवीकरणीय कौन से हो गया, आपका कोयला हो गया अनवीकरणीय है, पेट्रोल हो गया अनवीकरणीय है, डीजल हो गया क्या है अनवीकरणीय है। तो अनवीकरणीय कौन से होते हैं, वो ईंधन जिन्हें हमें संरक्षित करने की आवश्यकता है, जो आपके धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, तो वो किस में आएंगे, आपके अनवीकरण में आएंगे। तो आप याद रखना, अनवीकरण या अनवीकरणीय और पारंपरिक दोनों सेम होते हैं। अनवीकरणीय और पारंपरिक, यानी कि अनवीकरणीय जो दोबारा नहीं बन सकते, दोबारा उनका नवीकरण नहीं हो सकता है, और पारंपरिक क्या होते हैं, जो पुराने समय से चलते आ रहे हैं, जो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तो अनवीकरण और पारंपरिक है ना, ये दोनों एक जैसे हैं, याद रखिएगा। और नवीकरणीय और अपारंपरिक दोनों एक जैसे हैं। आप समझ गए होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि हम इन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग इसी चिंताजनक दर से करते रहेंगे तो ये हमारे भंडार शीघ्र ही क्या हो जाएंगे, रिक्त हो जाएंगे, यानी कि समाप्त हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। रिक्त का मतलब होता है खाली होना, खाली हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति को टालने के उद्देश्य से ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की खोज की गई। वैकल्पिक मतलब आप पेट्रोल का यूज कर रहे थे, तो पेट्रोल की जगह आप किसका यूज कर रहे हैं, आप सीएनजी का यूज कर रहे हैं। तो आपने विकल्प देख लिया ना, पेट्रोल का आपको विकल्प मिल गया। क्या आप पेट्रोल की जगह किसका यूज कर सकते हैं, आप सीएनजी का यूज कर सकते हैं, तो आपको विकल्प मिल गया। इसको बोला गया वैकल्पिक स्रोत, यानी कि जिसके स्थान पर हम किसी और चीज का यूज कर सकें, तो वो होते हैं आपके वैकल्पिक स्रोत, याद रखिएगा। परंतु आज भी हम अपनी ऊर्जा की अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जीवाश्मी ईंधनों पर बहुत कुछ निर्भरता बनाए हुए हैं। जैसे मैंने बताया ना कोयला, तो कोयला क्या है, आपका जीवाश्म ईंधन है। तो आज भी हम जो मैक्सिमम जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं ना, वो कोयले से उत्पन्न करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी देश में प्रत्येक व्यक्ति की विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता उस देश के विकास के माप का एक पैरामीटर है, प्राचाल है। क्या है, प्राचल है, और प्राचल को बोला जाता है पैरामीटर। अब ये पैरामीटर मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया यहां पे। अगर यहाँ पे प्राचल होता है ना, तो प्राचल से आप 100% कंफ्यूज होते। तो अगर आप हिंदी मीडियम से ही पढ़ते हैं ना, तो प्राचल के मतलब समझ जाना आप, क्या है पैरामीटर है, क्योंकि वहां पे आपको प्राचल ही लिखा मिलेगा। और प्राचल अगर मिलता है और अगर आप इन वर्ड्स का मतलब नहीं जानते ना, तो आप चीजों में कंफ्यूज हो जाएंगे, और हो सकता है आते हुए क्वेश्चन को भी आप गलत कर दें। तो इसलिए जो वर्ड होते हैं मैं उनको एज इट इज लिखता हूं, लेकिन साथ में मैं लिख देता हूं उसका मीनिंग, ताकि आप इजिली समझ भी सकें। क्योंकि काफी चीजें ऐसी होती हैं जो हिंदी में थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती हैं, और इंग्लिश में समझना उसको आसान हो जाता है ना। तो बस यही याद रखिए आप। किसी देश में प्रत्येक व्यक्ति की विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता, यानी कि एक व्यक्ति कितनी ऊर्जा उपलब्ध करवाता है, उपलब्ध करवाने का मतलब होगा कितनी वो यूज करता है, कितनी उसे जरूरत है, उस देश के विकास की माप का एक पैरामीटर है, एक प्राचल है, याद रखिएगा आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीवाश्म ईंधन को जलाने की अन्य हानियां भी हाँ बिल्कुल हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन के जलने पर मुक्त होने वाले कार्बन, नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। जैसे हमने बात की ना NO2 SO2 क्या होते हैं, इनसे आपको अम्लीय वर्षा होती है, जो आपके ताजमहल वगैरह के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड और आपके सल्फर के ऑक्साइड NO2 SO2, याद रखिएगा। इनसे अम्लीय वर्षा होती है जो हमारे जल तथा मृदा के संसाधनों को प्रभावित करती है, याद रखिएगा। वायु प्रदूषण की समस्या के अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों के ग्रीन हाउस पौधागर जो प्रभाव बोलते हैं ना, आदि की समस्या भी उत्पन्न होती है। अब ये पौधागर प्रभाव क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, वातावरण के अंदर क्या होता है ना, आपके जो कार्बन डाइऑक्साइड की जब मात्रा बढ़ जाती है ना, तो उससे क्या हो जाती है, आपके हुमस बन जाता है, बोलते हैं ना हुमस बनना। ठीक है, तो वो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट ही है, पौधागर प्रभाव ही है, कि आपके जो वातावरण है उसके अंदर क्या बन गई, आपके जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा धीरे धीरे क्या हो रही है, आपकी इंक्रीज हो रही है। एकदम डिटेल में हम बाद में करेंगे इन चीजों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीवाश्म ईंधन के जलाने के कारण उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को कुछ सीमाओं तक दहन प्रक्रम की दक्षता में वृद्धि करके कम किया जा सकता है। अब दहन प्रक्रम की दक्षता यानी कि आप उसके जो जलाने का तरीका है ना, उसको चेंज कीजिए। आप उसको इस तरीके से जलाइए कि वो कंप्लीट जले, वो क्या ना दे, वो धुआं ना दे। आप इस तरीके के जो तकनीकें हैं ना उनका यूज कीजिए आप, कि वो कंप्लीटली ही खत्म हो जाए जलकर, पूरा उसका यूज यानी कि यूजेबल जो फॉर्म है ना वो कंप्लीट हो जाए उसकी, ये याद रखिए आप। ठीक है, इसी के साथ दहन के फलस्वरूप निकलने वाली हानिकर गैसों तथा राखों के वातावरण में पलायन को कम करने वाली विधि। पलायन का मतलब क्या होता है, यानी कि आप जो गैसें जो राख बनती है ना, उसको आप वातावरण में कम से कम जाने दें,
उसका वातावरण में पलायन, पलायन का मतलब होता है जाना या भेजना, तो जो उसका वातावरण में पलायन है ना उसको कम से कम करे, ऐसी विधि का आप यूज कीजिए, ऐसी तकनीक को आप अपनाइए जिससे इसके यूज को घटाया जा सके, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जीवाश्म ईंधन का गैस, जैसे यानी जिसे हम बोलते हैं स्टोव, चूल्हा भी बोलते हैं हम, तथा वाहनों के में प्रत्यक्ष रूप से उपयोग होने के अतिरिक्त विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी प्रमुख ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। नॉर्मल स्टेटमेंट है ये। जो जीवाश्म ईंधन है उनका यूज सिर्फ और सिर्फ साधनों में थोड़ी ना होगा, जैसे कोयला है सिर्फ साधन में यूज थोड़ी ना होता है, इसका यूज हम गैस स्टोव यानी कि चूल्हों तथा वाहनों में प्रत्यक्ष रूप से उपयोग होने वाले अतिरिक्त विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी हम यूज करते हैं। किनका? जीवाश्म ईंधनों का। जैसे जीवाश्म ईंधन कोयला आ गया तो विद्युत उत्पन्न करते हैं, पेट्रोल आ गया तो हम वाहन चलाएंगे, गैस आ गई तो हम स्टोव को चला लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये आपका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट आपको कुछ समय में मिल जाएगा, तो आप चीज़ों को अच्छे से बस बार बार रिवाइज करते रहिए। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।